हमारा बच्चा अगर कोई आईएएस बनता है, फर्स्ट जनरेशन ही तो है। कौन से मेरे दादाजी आईएएस थे, कौन से मेरे परदादा जी आईएएस थे, डॉक्टर थे, कुछ थे। तो फर्स्ट जनरेशन को अगर मौका मिला तो तुम इतना डर गए क्योंकि तुम्हें पता चल रहा तुम्हारी पोल पट्टी खुल रही है। ये है जाति असली। जाति कैसे काम करती है, ऐसे ही ना एग्जाम दिए कॉलेजियम सिस्टम से आकर हमारे सिर पर राज कर रहे हो और हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हो। वो तो, और ये आप सबको इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो लड़ाई रोहित वेमुला ने लड़ी, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, शैक्षणिक हत्या कि एक इंस्टीट्यूशन ने उसे पढ़ने नहीं दिया। जो पायल तड़वी के साथ हुआ कि जब डॉक्टर बन जाते हो ना तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं 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 इससे इलाज नहीं कराना, ये तो आरक्षण से आया। तो जो कॉलेजियम से आया वो, जिसको 4 जजों ने बिठाकर आप कैसे फैसला ले सकते हो कि चंद्रचूड़ का बेटा जो जज है वहाँ पे, या चंद्रचूड़ जी को, जो वो सारे फैसले सही लेंगे जो कॉलेजियम बिना एग्ज़ाम पास करते हैं। आप कैसे मान सकते हैं कि जो डॉक्टर बन के बैठे हैं या डॉक्टर का बच्चा जिसने पास करवा दिया बिना आरक्षण के वो बैठे हैं। और अगर आरक्षण इतना ही बदनाम है, आरक्षण इतना ही बेकार है तो ईडब्ल्यूएस क्यों ले रहे हो भाई? तो वैदिक आरक्षण 3000 साल से किसने लिया? बाबा साहेब ने। सबसे पहले आरक्षण किसने लाया? किसने लाया था आरक्षण सबसे पहले? नाम बताएं। बाबा साहेब ने लाया था, किसी और ने लाया था? हाँ, सबसे पहले आरक्षण मनु देंगे हमें, क्योंकि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही यही है कि 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये कमाने वाला बच्चा 10th स्टैंडर्ड के ऊपर अपने बच्चे को लेकर आने वाले दिनों में आप 5th स्टैंडर्ड के ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। 5 साल के बाद शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। जो शेरनी का दूध है वो आपको नहीं मिलेगा। जहर वाला दूध आपको देंगे, कांग्रेस भी देगी, बीजेपी भी देगी, और उसके बाद जैसे मैम ने बताया कि आम आदमी पार्टी वो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि और कितने संगठन हम लोग अवसरवादी हैं, स्वादवादी हैं। जहां हमको स्वाद नहीं आता हम उसको छोड़ के एक अपना संगठन नया तैयार करते हैं। यही हमारा कारण है टूटने का। और साथियों, एक बात याद रखिए कि स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए कोई किसी संगठन में शामिल ना हो। इससे बेहतर है कि वो अपने घर में सोए रहे। जो 4 लोग चल रहे हैं उन्हें ही चलने दिया जाए। अगर संगठन में आते हैं तो फिर स्वाद लेके मत आइए कि यहाँ यार हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, हमारी तो मूछें खड़ी थी, या यहाँ हमारी मूछों को कोई पूछ नहीं रहा। तो आप समाज के लिए, समाज में काम नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ दलाल बनोगे। ए संगठन से निकलोगे बी में चले जाओगे, बी में निकलोगे सी में चले जाओगे। जब तीनों चारों जगह में आपका काम नहीं बनेगा तो फिर आप अपना संगठन नया बनाएंगे। अंबेडकर को बदनाम करेंगे, फूले को बदनाम करेंगे, और 4 आदमी लेके आप संगठन बनाएंगे। 4 आदमी से ज्यादा आपके पास होते ही नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पहले तो जम्मू के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि आप सब अपना कीमती टाइम निकाल के इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। और दुख भी है इस चीज़ का कि हम आज उधमपुर में हमारा प्रोग्राम था और जो वहाँ के आयोजक थे उनकी माताजी, जो मुझे समझ में आया कि माताजी हैं या वाइफ है, उनकी मृत्यु हो गई। दैट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। लेकिन वही है, बाबा साहेब ने हमेशा कहा है कि कुछ भी हो जाए मेरे बाद भी कारवां चलता रहना चाहिए। तो ये कारवां जो है, मिशन जो है, मान्यवर साहब कांशीराम जो बाबा साहेब के उस विजन को लेके निकले, वो भी रुके नहीं। फिर उसके बाद बहन जी निकली, वो भी रुकी नहीं, चल रही हैं। और हम हैं, हम भी चल रहे हैं। और आप सबकी बातें मैंने सुनी और मुझे लिटरली ये लगा कि बहुत सारी मीटिंग्स में मैं जाती हूँ, वहाँ पे 4-5 लोग होते हैं जिनके ऑलरेडी नाम सेट होते हैं और फिर वो स्पीच शुरू करते हैं और बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लिटरली देखने को ही लग रहा है कि एक एक हीरा, सच में अभी रामपाल जी ने कहा कि ये सच में हीरे बैठे हैं। एक एक के अंदर भरी हुई चीज़ें हैं और एक एक आप सब सोसाइटी में, समाज में क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को लेके अवेयर हो। तो उससे मेरा काम आधा हो गया कि मुझे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबको पता है कि हमारे साथ छल, कपट, लूट, मार, हकों पे डाका कहाँ बज रहा है। वी ऑल आर वेल अवेयर। अभी हम किसी पार्टी की बात करने यहाँ पे नहीं आए, किसी पार्टी के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, कोई भी। हम लोग सामाजिक हैं। सबसे बड़ा काम जो हमारा है वो मूवमेंट को लेकर चलना, कि जो मूवमेंट बाबा साहेब ने शुरू करी थी, मान्यवर कांशीराम जी ने शुरू, उसके बाद उसको फ्लैग आगे लेकर के, या फिर अगर उससे पहले जिनको बाबा साहेब फॉलो करते आते थे, शाहू महाराज, फूले साहब, सावित्रीबाई फूले जी, उनके विजन को लेके
ये लोग चलते रहे और इन्होंने वो चीज़, वो चिंगारी हमारे अंदर लाई। सीधी सीधी बात, स्पष्ट बात, कोई घूमी फिरी बात मुझे आती नहीं। आप सब ने मेरा संघर्ष देखा और शायद जितना मैंने किया नहीं उतनी उससे ज़्यादा आपने तारीफ़ें करी। वही वर्ड्स हैं जैसे आपका बच्चा जब 2 कदम चलता है तो आप तालियां बजाते हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है और उसको और हिम्मत मिलती है। छोटे से बच्चे को, 1-2 साल का बच्चा जब होता है उसको और खुशी मिलती है चलने के लिए। वही काम आज आप मेरे लिए कर रहे हो कि अगर मैं 2 कदम चली तो आपने 10 तालियां मेरे लिए बजाई, अगर मैं 10 कदम चली तो आपने 20 तालियां बजाई। शुक्रगुजार हूँ। मेरा सच बता रही हूँ, एक बेटी होने के नाते आपके समाज की मेरा हर पल हौसला दुगना हो जाता है और मेरे अंदर दुगनी ताकत आती है उतनी ही मजबूती से लड़ने की। और मेरा भाई पीछे लॉ का बैठा, उसने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जिन जजेस, कहते हैं ना बहुत अच्छी बात होती है, कई बार इन जजेस के जो मुखौटे हैं ना, ये जो कोलेजियम सिस्टम से बैठे हैं, आपके सामने एक्सपोज होने चाहिए। मेरे पास ना एक पोस्ट है, मैं चाहूँगी कि मैं वो पोस्ट भी आपको दिखाऊँ अगर मैं खोल सकी वो, तो उसमें आप देखना कि जो लोग हमारे अंदर वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, लगा लो, जो लोग हमें वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर वर्गीकरण समझते हैं ना, सब कास्ट, जो डिविजन्स करना चाह रहे हैं कि इसमें, जैसे अभी किसी साथी ने कहा कि आपने कहा था शायद कि चमार जाति है, बड़ा पढ़ लिख गई, इनके पास नौकरी वोकरी है, इनके IAS वगैरह है, सब कुछ है, अब इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद कोई और जाति है, अगर वो शेड्यूल कास्ट में या बैकवर्ड कम्युनिटी में पड़ गई, उसके पास ज़मीनें हैं, तो इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, इनको इस लेवल को क्रीमिलेयर कर दो और बाकियों को आरक्षण दो। तो मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं, मैं अपने मीडिया के साथियों को दे दूँगी, शायद आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि एक आदमी, हमारे कितने लोग गटर में मरते हैं, सीवर में मरते हैं, आपको पता है ना, जो साफ़ सफाई करने जाते हैं। तो वो एक राजू नाम का इंसान था, शायद वो गटर में गया, जो फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे, जो वो मर गए वहाँ पे या नहीं मरे मुझे नहीं पता, लेकिन वो गटर में गए हुए हैं और किसी ने फ़ोटो खींची है। और जो आज इंटरनेट पे डिबेट चल रही है या ट्विटर के X के माध्यम से, जो भी साथी ने कहा कि मैंने देखा कि वहाँ पे 21 अगस्त का कॉल दिया जा रहा है भारत बंद का, कि हम वर्गीकरण के खिलाफ हैं, हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 7 जजों ने फैसला दिया है, इस बिल जो लाने की बात कर रहे हैं, हम इसको समर्थन नहीं देते और 2 अप्रैल 2018 आपको दोबारा दोहराएंगे। और मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ, दोहरा के रहूँगी, जान जाए जेल में ले जाओ, पीछे नहीं हटूँगी, ये मेरा वादा, ये वादा। और इतनी बाबा साहेब की मैं कहती हूँ कि एनर्जी मेरे साथ है, मान्यवर कांशीराम जी की एनर्जी मेरे साथ है कि मैं इन खोखलों से, घुटने टेकने वालों से, माफ़ी मांगने की औलादों से तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ। ये क्लियर है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और रही बात इन चीज़ों की, तो वो फ़ोटो की बात, अब हमारा ये ट्विटर पे एजेंडा चल रहा है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम जातियों में बंटवारा नहीं होने देंगे। जातियों में मान लीजिए आपसे आरक्षण छीन लिया और मुझे आरक्षण मिल रहा है, कल को आपको ऊपर नीचे कुछ होता है, समाज आपके साथ भी वही व्यवहार करता है जो मेरे साथ कर रहा है, तो क्या, किस बेसिस पे, आपका मुद्दा क्या है, आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए मुझे? क्या आप इसको जाति की नज़र से नहीं देखोगे? क्या आप अगर इसको आरक्षण नहीं दे रहे, इसके रोटी बेटी का संबंध कर रहे हो? क्या आप अगर रोटी बेटी का संबंध नहीं कर रहे हो उसके साथ, तो आप तो जाति के, अगर आपको सामने वाले की जाति पता चलती है तो आप तो आंखों से मार देते हो, आंखों से आप उसे दिखा देते हो कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। द मोमेंट, जिस समय आपको इंसान का सरनेम या जाति पता चलती है, आपका व्यवहार दोहरा हो जाता है, आपका असली चरित्र सामने आ जाता है। तो क्या ये आपने सोचा है करेंगे आप? क्या कोर्ट, क्या संसद, जो संसद में सांसद बैठे हैं, क्या सरकार ये निर्णय लेगी कि जो जातिवाद करेगा, जो रोटी बेटी का संबंध नहीं करेगा, अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, आप हमारे लोगों को मार देते हैं। अगर लड़की ने अपर कास्ट लड़के से शादी करी या लड़के ने किसी और लड़की से शादी करी, आप जाके उसका गला घोट के तेल फेंक के मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं उस इंसान का। क्या इस पर आप फास्ट ट्रैक तरीके से फांसी की सज़ा दोगे? आप ये बोलोगे कि इमीडिएटली उस परिवार को फांसी होगी जो इसके बाद में छुआछूत करेगा? जाति सूचक अगर कोई बंद कमरे में या बाहर भी कोई गाली देगा, उसको इमीडिएट तरीके से फांसी होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी? आप ये करोगे? नहीं करोगे, आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। लेकिन आपको जातियों में बंटवारा करना है, बांटना है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इनको बांटोगे तो डाइवर्ट, डिवाइड एंड रूल, तभी आप राज कर पाओगे। पहले डाइवर्ट कर दो, सबको बेवकूफ़ बना दो, आधे लोगों को इतना गरीब कर दो, बेरोजगार कर दो कि रोजगार के लिए तरसते रहें, तड़पते रहें। दिन सुबह कुआं खोदेंगे, शाम को पानी पिएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि असली मुद्दा क्या है। तो मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया। मुद्दा क्या है कि सारा निजीकरण कर दिया, सब प्राइवेट कर दिया, नौकरियां है ही नहीं, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं हम।
कहीं कुछ है ही नहीं। हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और वो संविधान की किताब लेके मार्केटिंग कर रहे हैं उठा के। हम बाबा साहेब जय भीम कह रहे हैं, वो अम्बेडकर की तस्वीर लेके पूरे दिल्ली में घुमा के, पूरे पंजाब में घुमा के सरकार बना रहे हैं। इसे कहते हैं प्रोडक्ट को बेचना। हमारे लिए हमारा अस्तित्व है और उनके लिए अम्बेडकर संविधान प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट लेके, संविधान की किताब को प्रोडक्ट समझ के, वो बाबा साहेब को प्रोडक्ट समझ के बेच के उसकी मार्केटिंग करके, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए मीडिया उनका, सब कुछ उनका, मीडिया में बैठे हुए गद्दार पत्रकार उनके, जिसको हम चौथा स्तंभ मानते थे, उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया। और जहां आज मीडिया को हमारी बात करनी चाहिए थी, जहां आज सरकार में बैठे दलाल, बिके हुए सांसद जो भाजपा में हैं, जिनको हमारी बात करनी चाहिए थी, और इस बिल का जो टेबल थपथपा रहे हैं बिल पे, जिनको विरोध करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के ऐसे असली चरित्र वाले जजों का, जिन्होंने अपनी असलियत दिखा दी, और वो इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसमें सच्चाई ये छुपी है कि एक चीज़ है, मैं चाहती हूँ अगर मेरा कोई साथी हिंदी में बहुत अच्छा है तो वो इसको पढ़ के भी दिखा दे। मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, मैंने खोल के रखा है, पहले मैं बात पूरी कर लेती हूँ। उस राजू नाम के व्यक्ति की मैं बता रही थी, तस्वीर वायरल हो रही है कि वो गटर में है, मैं आपको दे दूँगी, मीडिया वाले साथियों को लगा ज़रूर देना। वो गटर में है और ये कौन चला रहा है वो तस्वीरें? वो तस्वीरें मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग ट्विटर पर तस्वीरें लगा रहे हैं। अभी तक उनको उस राजू की कदर नहीं थी। अभी तक राजू, कितने राजू गटर में मरे हैं, सीवर में गे जाके नंगे बदन, गंदे हाथों, साफ हाथों से गंदा आपका वेस्ट, आपका मैला धोया, उन्होंने उठाया और सीवर साफ किए। अभी तक आपको राजू का दर्द नहीं आया। और आज मनुवादी वो पिक्चर लगा रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं तो ऐसे राजू कितने मरेंगे। आरक्षण की ज़रूरत तो इन राजुओं का है जो गटर के अंदर है। आरक्षण की ज़रूरत अगर उन राजुओं को है ना, तो वो राजुओं का पैसा, SC/ST सब प्लान, वेलफेयर का पैसा जो आपके छल कपट के नेताओं ने हमारा खाया है, कि आज गौ माता के लिए जो आप बजट देते हैं वो 200 करोड़ कुछ देते हैं, और SC/ST सब प्लान का बजट हटाकर आप दे देते हैं 95 करोड़। यहाँ पे ठगी हुई है, यहाँ पे मारा गया है। वो जो राजू मर रहा है ना, वो राजू जहाँ पे उसके लिए सीवर में उतरने के लिए मशीनें होनी चाहिए थी। SC/ST सब प्लान का पैसा, SC/ST सब प्लान क्या है जिसकी लड़ाई मैं पूरे भारत में लड़ रही हूँ। मैंने आपको बताया SC/ST सब प्लान आपको समझना पड़ेगा। SC/ST सब प्लान आपके साथ ठगी कहाँ कहाँ हुई है, अब आपको 2 मिनट कहीं नहीं देखना, मेरी बात सुननी है। ये लड़ाई पूरे भारत में है। और कुंडल साहब ने मुझे ये कहा है कि वो इन जम्मू कश्मीर में भी ये पिटीशन जो मैंने पंजाब में डाली है, हरियाणा में डाली है, दिल्ली में डाली है, ये अब जम्मू में भी वो डालेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जितनी हमारी स्टेट्स है पूरे भारत के अंदर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये डालेंगे, और राष्ट्रीय लेवल पे हम एक होंगे और अपने हक का पैसा जो उन्होंने मारा है वो लेकर आएंगे। जैसे पंजाब में 33% शेड्यूल कास्ट है। पंजाब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से, मेरा ताल्लुक जम्मू से भी आप सबको पता होना चाहिए, मेरी माँ जम्मू से, तो मेरा ताल्लुक मेरे पिताजी पंजाब से। तो पंजाब में क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पंजाब में है। वो भी 2011 का सेंसस कहता है कि 33% प्लस। अगर आज कास्ट सेंसस होगा, जातिगत जनगणना होगी भाई, तो आज 38% प्लस होगा पंजाब के अंदर। तो जम्मू के हिसाब लगा लीजिए। तो SC/ST सब प्लान कहता है कि अगर सरकार 100 रुपये बजट देती है पूरे साल का, जैसे तो करोड़ों में बजट होता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सरकार मार्च के महीने में बजट है, जो भी निर्मला सीतारमण ने बजट दिया, वो बजट पेश किया, उसमें से जितनी जहाँ की शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, उस बजट का उतना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उस पॉपुलेशन का होगा। जैसे पंजाब में 33% है, तो अगर 100 रुपये दिए तो 33%, 33 रुपये उस बजट के पूरे उस शेड्यूल कास्ट समाज के होंगे। SC/ST शेड्यूल कास्ट माने SC और ST, SC/ST सब प्लान, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके वेलफेयर के लिए जाएगा। वो पैसा, वो फंड डाइवर्ट नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि हमने रोड बना दी, क्या इस पर शेड्यूल कास्ट नहीं चलेगा, हमने यहाँ पे ये अस्पताल बना दिया, क्या इसमें शेड्यूल कास्ट इलाज करने नहीं आएगा। नहीं, आपको उनकी गरीब लोगों को ऐसी सुविधाएं देनी होगी, उसमें से उनको लोन दो, उनके बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर्स बनाओ, उनके लिए अस्पताल बनाओ जिसमें सिर्फ उनके लोगों का इलाज होगा, जिसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो वजीफे मिलेंगे फ्री में, IAS IPS या कोचिंग दी जाएगी, वजीफे स्कॉलरशिप्स दी जाएगी, गांव से यहाँ आने के लिए हॉस्टल्स दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पैसा। उनकी गरीब महिलाओं को लोन दिया जाएगा, नरेगा की महिलाओं को 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोन दिया जाएगा व्यवसाय, बिजनेस काम करने के लिए। तो वो पैसा जो वेलफेयर, जो सीवर में आप उतर रहे हो, आपके लिए मशीनें बनाई जाएंगी कि आप सीवर में उतरोगे और वो मशीन आपको हाथ से नहीं, वो मशीनें गंदगी साफ करेंगी। बट वो क्या रहा है, वो राजू मर किस लिए रहा है, वो राजू
हमारे आपस के कारण नहीं मर रहे ऐसे राजू, हमारे आपस के कारण नहीं जा रहे वो सीवर में कि चमार ज़्यादा पड़ गया और दूसरा पीछे रह गया, या दूसरी जाति का ज़्यादा पड़ गया तो तीसरा पीछे रह गया, ऐसा नहीं है। वो इन्हीं के षड्यंत्र वाले लोग, कांग्रेस से लेके भाजपा से लेके आम आदमी पार्टी से लेके जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं, इन्होंने हमारा 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गए तब से, जब से ये कानून लागू हुआ होगा कुछ 25-30 साल से SC/ST सब प्लान का, इन्होंने हमारा पैसा खाया और वो फंड हमें दिया नहीं। उस फंड को डाइवर्ट करके आज गायें, पशु हमसे ऊपर हो गया और हम पशुओं से भी बदतर हो गए। बहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये दोबारा हमें वहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये दोबारा वर्णाश्रम धर्म लाना चाहते हैं ताकि हमारी पशुओं से भी बदतर स्थिति हो जाए और हम समाज में जो हमारी पहली स्थिति थी आज भी वो स्थिति हमारी दोबारा कायम हो जाए, ताकि ये हम पे राज कर सके। क्योंकि मनु जो है वो बहुत शैतान है ना, उसको तो पता है राज करने में कितना आनंद आता है, कितना मज़ा आता है, और इनसे वो गंदा काम, मैला काम करवाने में कितना सताने का मज़ा आता है। कि सोचो, उसको पता है कि अगर इनके एक बंदे को मौका मिला, अवसर मिला, तो वो क्या कर गया, वो इन सबकी ज़िंदगी बदल गया। डॉक्टर अम्बेडकर। आज विदेश में मोदी के पुतले नहीं लगे, आज विदेश में किसी और बड़े व्यक्ति के पुतले लग के हार नहीं लगते। आज विदेशों में अगर किसी को सम्मानता का, इक्वालिटी का मसीहा माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही माना जाता है, उसी का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी। तो मेरा आप सबके बीच में आके यही सारी चीज़ें बताने का चीज़ें थी कि चाहे SC/ST सब प्लान हमें मजबूती देता है कि अगर आपके साथ शोषण हो, एट्रोसिटीज़ हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, जातिवाद, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो, तो आपके पास ऐसा कानून है जिसके तहत आप उसके ऊपर कार्रवाई करोगे तो वो जेल में जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि SC/ST एक्ट को कमज़ोर कर दो, जजों को ख़रीद लो। क्योंकि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मुझे याद नहीं है किसने कही थी, शायद मान्यवर साहब ने कही थी, आपको याद हो तो मुझे बता देना, कि सरकार जो काम खुद नहीं करेगी क्योंकि उसको आपके वोट चाहिए, वो काम कोर्ट से करवाएगी, वो काम उनको अपने ग्रिप में लेके उनसे करवाएगी। और आज यही हो रहा है कि सरकार को तो आपका वोट चाहिए। हाँ बोलिए, किसने कहा था? हाँ, कांशीराम साहब ने कहा था ना। हाँ, मुझे याद आ गया, मेरी वीडियो में भी था ये। तो यही चीज़ है कि वो आज कोर्ट का सहारा लेकर, आज न्यायपालिका का सहारा लेकर आपका गला दबा रही है। क्योंकि सरकार कहेगी मैंने तो नहीं किया ना, ये तो कोर्ट का फैसला आया। और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है ये कि जो अभी मेरी कुछ बाहर के लोगों से, फ़ॉरेन के लोगों से ज़ूम मीटिंग हो रही थी 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले की बात है, तो वो बहुत अच्छा कह रहे थे कि चलो न्यायपालिका में जस्टिस चंद्रचूड़ आए हैं तो हमें थोड़ी उम्मीद है, अच्छा करेंगे, एक अच्छा उनका वो दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इस देश में अगर सबसे ताकतवर कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है, वो हमारी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट की भी पावर उतनी नहीं जितनी जनता की अदालत की ताकत है, ये मेरा मानना है। और अच्छी बात है इनका चेहरा सामने आया, जो कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं वर्गीकरण होना चाहिए, जो हम में ये कहते हैं कि ये लोग तो पढ़ लिख गए, आगे पहुँच गए, इन लोगों के अंदर अब अगर इनके परिवार के 2 लोग IAS बन गए तो बाकियों को नहीं बनना चाहिए। जो लोग परिवारवाद का वो करते हैं, मैं चाहती हूँ ये 4 लाइनें मेरे लिए हिंदी की आप पढ़ के ज़रा लोगों को सुना दें। ये जस्टिस साहब के लिए है, जो भी हिंदी, ये आपको जानना है कि जो लोग हम में परिवारवाद कहते हैं कि IAS है तो IAS का बेटा IAS है, तो उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। तो आरक्षण देखिए ज़रा, ये पढ़ के सुना दीजिएगा। बाएं से दाएं चलते हैं, सबसे बाईं तरफ हैं भारत के 16वें चीफ जस्टिस स्वर्गीय जसवंत V चंद्रचूड़। ये 1978 से 1985 तक CJI रहे थे, यानी सुप्रीम जज। बीच में हैं उनके बेटे DY चंद्रचूड़, वो वर्तमान में CJI हैं। जज बनने से पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते थे। फिर सन 2000 में कॉलेजियम में उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। लास्ट में है उनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़, वो लॉ की पढ़ाई पूरी करके अपने पापा की तरह ही बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ सालों में अभिनव को हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए और उसके कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर CJI। 3 पीढ़ियों से उनके परिवार में CJI का पद रहा है अभिनव की संभावना के सहित, लेकिन किसी ने जज बनने की एक भी परीक्षा पास नहीं की। बस कॉलेजियम नाम की एक कमेटी है जिसमें पुराने जज और वकील होते हैं, जो पुराने जज और वकीलों के बेटे बेटियों को जज बनाने का काम करते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ सर कह रहे हैं कि ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर होनी चाहिए ताकि बड़े बड़े पदों पर कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा ना जमा लें। माय लॉर्ड कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे।
ये तंज कसा है किसी ने, और रियलिटी बताइए, ये मैं आपको मीडिया को दे दूंगी। ये तस्वीरें इनके पिताजी की है, चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ जी की, और बीच में चंद्रचूड़ और उनके बेटे हैं। तो आपके लिए तो सब सेट है कि एक कमेटी है, कोलेजियम सिस्टम से आएंगे, बिना किसी एग्जाम देंगे, वहाँ पे सब बैठे होंगे। अच्छा, अब पिछली बारी तेरे बेटे को बनाया था ना, अब मेरे बेटे को बना दे। अब तेरी बेटी को बनाया था ना, अच्छा मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करेगा, दोनों को बना दे। ये चल रहा है, ये धंधा नहीं तो क्या है। हमारा बच्चा अगर कोई IAS बनता है, फर्स्ट जनरेशन ही तो है। कौन से मेरे दादाजी IAS थे, कौन से मेरे परदादाजी IAS थे, डॉक्टर थे, कुछ थे। तो फर्स्ट जनरेशन को अगर मौका मिला तो तुम इतना डर गए क्योंकि तुम्हें पता चल रहा तुम्हारी पोल पट्टी खुल रही है। ये है जाति असली। जाति कैसे काम करती है, ऐसे काम करती है। तुम खुद बिना एग्जाम दिए कोलेजियम सिस्टम से आकर हमारे सिर पर राज कर रहे हो और हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हो। वो तो, और ये आप सबको इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो लड़ाई रोहित वेमुला ने लड़ी, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, शैक्षणिक हत्या, कि एक इंस्टीट्यूशन ने उसे पढ़ने नहीं दिया। जो पायल तड़वी के साथ हुआ कि जब डॉक्टर बन जाते हो ना तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इससे इलाज नहीं कराना, ये तो आरक्षण से आया। तो जो कोलेजियम से आया वो पढ़ के आया है, जिसको 4 जजों ने बिठाकर आप कैसे फैसला ले सकते हो कि चंद्रचूड़ का बेटा जो जज है वहाँ पे, या चंद्रचूड़ जी को, जो वो सारे फैसले सही लेंगे जो कोलेजियम बिना एग्ज़ाम पास करके आए हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप कैसे मान सकते हैं कि जो डॉक्टर बन के बैठे हैं, या डॉक्टर का बच्चा जिसने पास करवा दिया बिना आरक्षण के वो बैठे हैं। और अगर आरक्षण इतना ही बदनाम है, आरक्षण इतना ही बेकार है, तो EWS क्यों ले रहे हो भाई? तो वैदिक आरक्षण 3000 साल से किसने लिया? बाबा साहेब ने। सबसे पहले आरक्षण किसने लाया था, बताएं मुझे, किसने लाया था आरक्षण सबसे पहले? नाम बताएं। बाबा साहेब ने लाया था, किसी और ने लाया था? हाँ, सबसे पहले आरक्षण मनु ने लाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो आरक्षण बाद में लाया। आरक्षण 3000 साल से वैदिक आरक्षण तो यही ले रहे थे। वैदिक रिजर्वेशन जो है कि वेद तुम पढ़ोगे, ग्रंथ तुम पढ़ोगे, शिक्षा तुम लोगे, स्कूल्स में पढ़ने तुम जाओगे, हम तो थे ही नहीं। तो 100% आरक्षण तो तुम ही लोग ले रहे थे। और अगर आज भी आरक्षण है, 50-50 ले लो, चलो 50% ले लो, तो तुम तो पूरा ही ले रहे हो। हम में तो SC, ST, OBC, मिनॉरिटी सब है, उसमें भी अब 10% तुम डाल रहे थे। तो हम लोगों को इनकी शरारत समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा दुश्मन 24 घंटे एक्टिव है, मैंने कल भी बताया। अगर दिन में 24 घंटे हैं तो उसमें से आधा डिवाइड करके 12 घंटे एक दुश्मन सोता है और 12 घंटे दूसरा दुश्मन काम कर रहा होता है। और हम क्या कर रहे हैं? 12 के 12 घंटे सो रहे, लिटरली 12 के 12 घंटे। जो मेरी बहन का दुख था वो शायद शब्दों में उस तरीके से झलक नहीं पाया, लेकिन उनका दुख यही था कि वो डिसहार्टेंड है कि वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। हम रोज़ दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ट्रेडमिल पे, बट कहीं जा नहीं पा रहे। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो पार्टी वाइज भी जो प्रभारी सिस्टम है या जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, इस तरीके का होता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें इस सिस्टम से ऊपर उठना है। ये बात सत्य है, ये बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारे पास सामाजिक ताकत है, सोशल ताकत है। चाहे आप किसी भी पार्टी में कोई भी काम कर रहे हो, पहली बात है मैं तो सबसे ये कहूँगी कि पार्टी तो वही होती है जिसके पास विचार होते हैं। जिसके पास विचार ही नहीं वो पार्टी ही नहीं, विचार। और हमारे पास सबसे बड़े विचार हैं माननीय साहब कांशीराम जी के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि हमें हमारा विजन क्लियर है। और विचारधारा सिर्फ भारत में 2 हैं, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा मनुवाद। चूज़ आपको करना। और आज आपने देख लिया कि डॉक्टर रितु ने जब इलेक्शन लड़ी तो डॉक्टर रितु ने एक ही चीज़ चुनौती दी, सामने खड़े होकर कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये गठबंधन है कि ठगबंधन है। और वो प्रूव हुआ कि वो ठगबंधन था, वो गठबंधन नहीं था। अगर गठबंधन होता, आप जाके मेरे ट्वीट देखिए, मैं ट्वीट भी कर रही हूँ, लगातार साथी बोल रहे हैं कि अगर ये सच में गठबंधन होता जिसमें सभी समाज की पार्टी है, जिसमें मुझे दुख है कि हमारी बहुजन समाज की पार्टी, जिसको हम अखिलेश जी की पार्टी कहते हैं, वो भी है, वो भी नहीं भूली, वो भी इस चीज़ के लिए। जबकि इन लोगों को राह दिखानी चाहिए थी। जब इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का बिल आता है कि जिसमें कहते हैं वर्गीकरण करना है, तो इन लोगों को राह दिखानी चाहिए थी कि नहीं, ये नहीं होगा। आप धर्म की राजनीति करना, सॉफ्ट हिंदुत्व खेलना। राहुल गांधी संसद में जाके तस्वीरें लेके जाते हैं और भगवान शिव जी की और उनकी गुरु नानक देव जी की तस्वीरें लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म की राजनीति करनी है। अब शेड्यूल कास्ट वोट तो आ गया मेरे पास, OBC वोट तो अखिलेश जी ले आए मेरे पास, तो बाकी वोट कैसे लेना मुझे? तो बाकी वोट तो धर्म की राजनीति करके हिंदुओं का वोट लूँगा ना। तो उनको तो अपना एजेंडा क्लियर है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम लोग बेवकूफ़ बन के सोचते हैं ये गोड़ी चमड़ी वाला, AC के कमरों में आने वाला हमारा मसीहा बनेगा और यही हमारा भला करे। जब तक हम खुद मजबूत नहीं हैं। किसी ने अभी अच्छी बात कही कि RSS एक ऐसा संगठन है, दुश्मन से सीखो ना यार। क्यों नहीं सीखते हम दुश्मन से कि किस तरीके से वो आपकी नस्लें,
आपका सब कुछ ख़त्म करने के लिए दिन रात काम कर रहा है, आपके लोगों को बरगला रहा है, आपके टैलेंटेड लोगों को। देखो, आपके जब अंदर टैलेंट होता है ना, जब आपका चेहरा उभरता है, कि जब वो देख रहे थे कि डॉक्टर रितु एक चेहरा बन रही थी, तो नौकरी नहीं, न्याय चाहिए क्यों था कि तुम्हारी दी हुई जलालत की नौकरी मुझे नहीं चाहिए, गद्दारी की, कि मैं अपने समाज का सर काटूं और वो नौकरी करूं कि मैं सारों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं और जाके तुम्हारी नौकरी स्वीकार कर लूं। धरने के तीसरे दिन ही आरएसएस के दलाल मेरे पास आने लगे थे, धरने के तीसरे दिन। तो जब मैं धरना करने बैठी थी तब ये बैनर लेके नहीं बैठी थी, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, सिर्फ गई थी धरना लगाने। और मुझे भी नहीं पता था कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि दिल के अंदर पीड़ा थी, दिल के अंदर ये था कि मैं घुट रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे समाज का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास तो आवाज़ है। तो मैं बैठी, मैं लड़ी। तो जब वहाँ पे देखा कि हर एक दलाल आने लगा, जब देखा कि लगातार दलालों की संख्या कम नहीं हो रही, और वो दलाल सर कौन थे मैं आपको बता दूँ, दूसरे नहीं, अपने ही समाज के, जो उनकी पार्टियों में जाके उनकी चमचागिरी करते हैं, बिकते हैं, उनकी दरियाँ बिछाते हैं, चाटुकारिता करते हैं, वो लोग थे। तो इसीलिए टाइटल दिया अपने आंदोलन का कि नौकरी नहीं चाहिए, न्याय। नौकरी मैं कहीं पे भी रह लूँगी, पैसा कमाना है ना, तो समाज, अगर मुझे 2 रोटी की भूख है मैं 1 खा लूँगी, दे देगा मेरा समाज, मैं काम कर लूँगी, मैं प्राइवेट कमा लूँगी, इतनी पढ़ी लिखी सक्षम हूँ कि मैं काम कर लूँगी। तो इसीलिए वो एक मुहिम लेके जब चली और समझी, एंड तक जब आए, जब धरना चलता रहा, तब हर एक पार्टी ने पूरी कोशिश करी कि आके डॉक्टर रितु को टिकट का ऑफर दो, डॉक्टर रितु को लेकर जाओ। लेकिन अगर डॉक्टर रितु को बिकना होता, क्योंकि डॉक्टर रितु थोड़ी स्मार्ट है और डॉक्टर रितु थोड़ी क्लेवर भी है, जिसे कहते हैं चलाक। अगर आज के ज़माने में आप चलाक नहीं हो, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं समझते, तो आपका जीना, यू आर अ वेस्ट मैन, मेरी नज़र में वेस्ट मैन एंड वुमेन। तो मुझे शायद ये चीज़ें समझ में आई, और मुझे ये लगा, और मुझे ये पता है कि अगर आपके चेहरे को वो उठाएंगे जिनके पास विचार ही नहीं है, वो आपको क्यों लेने आ रहे हैं, क्योंकि आज आप हाईलाइट हो गए, आज आपका नाम है, तो वो आपको उठाएंगे बनाने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए। वो हमेशा आपको ख़त्म करने के लिए, आपको एक ऐसा स्थिति पे रखेंगे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ना ही आपके विचार बचेंगे, ना मूवमेंट बचेगी, ना आपके लोग बचेंगे। तो ये चीज़ मैं आप सबके बीच में भी कहना चाहूँगी कि हम सब लर्नड हैं, हम सब समझ रहे हैं कहाँ हकों का डाका हो रहा है। हम सब ये चालाकी समझते हैं कि अगर 70 साल जिस पार्टी ने इस देश में राज किया, तो 62 से 60 करने वाली जो रिटायरमेंट की एज थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। वो प्लान लेकर आई थी। निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। उसके बाद जो शिक्षा का निजीकरण होना, यूनिवर्सिटीज़ को बेचना, यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करना कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स घुसे हैं, ये सारा काम करने वाली कांग्रेस थी। किसानों के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस थी। तो बीजेपी ने क्या किया, उसको बुरा भला कहा और उसके हर प्लान को इम्प्लीमेंट एक झटके में कर दिया। वो स्लो पॉइजन देती थी, इन्होंने इमीडिएट पॉइजन दे दिया। और इनका एक पैदा किया वो बच्चा, आम आदमी पार्टी, इनका दोनों का पैदा किया एक बच्चा, ब्रेन चाइल्ड, वो बीच में खेलना, जब मन किया उसको जेल से बाहर निकाल दो, जब चुनाव है, जब मन किया उठा के जेल के अंदर डाल दो। तो हरे घास में हरा साम वाले लोगों को हमें पहचानना है, हमें अपने विजन और मिशन पे काम करना है। जिस मुहिम को लेके बेड़ा उठाया आपकी बेटी ने, मैं चाहती हूँ आप सब साथ दो, और हम सब कोशिश करेंगे, मंथ वाइज मीटिंग करेंगे दिल्ली में, और हम अपने आप को संगठित सामाजिक संगठन लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे इतना मजबूत कर देंगे कि हमारे किसी बच्चे को अगर इस उंगली से छुओगे ना, तो मैं हाथ साथ लेके आने की ताकत रखूँगी। कि अगर आपने मेरी किसी बेटी को, बहन को ऐसे उंगली लगा दी ना, तो आपकी मैं उंगली नहीं, मैं आपकी बाजू साथ लेकर आऊँगी। मैं इतनी ताकत रखूँगी कि इस लेवल का हमारा संगठन होना चाहिए। हम लोग बहुत शांत लोग, बहुत पीसफुल लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी लोग हैं। इसलिए बार बार ललकार देती हूँ कि मत छेड़ो हमें, मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मत मारो नंगी बाजुओं से। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब साथ दें। और जितने लोग डिसहार्टेंड हैं कि हमारे पास कोई आगे समझ नहीं आए, कोई गाइडिंग लाइट नहीं है, क्या करें, तो गाइडिंग लाइट हम सब हैं, हम सबको साथ मिलकर काम करना है। आप लोग पहचानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप यूथ को बताना चाहूँगी। ये मैंने पंजाब में देखी कि जब हम अपने सीनियर्स को, बुज़ुर्गों को पूछते नहीं है ना, जिन्होंने साहब मानेवर साहब कांचीराम जी के साथ काम किया है, या जिन्होंने वो जर्नी देखी है, तो ये शॉर्टकट में आपको बोलती हूँ, वो लोग बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। तो जब मैं घर घर में प्रचार के लिए जा रही थी, चंडीगढ़ में भी, तो वो लोग घर से निकल के आके इतने दुखी थे कि जब वो मुझसे बात करते थे उनकी आंखें भर जाती थी। वो कहते हमें कोई पूछता नहीं। सो ये कॉम्बिनेशन है जोश और होश का। अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को साथ लेके चलो, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जोश, और आपकी टांगों का जो जोश है वो काम आएगा। ये दोनों बैलेंस ऐसे मेंटेन करेंगे। और आपका सबका साथ चाहती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सब यूनानिमसली डिसीजन लेकर ये सोचिए कि आप में से कौन वो हैं जो भाग सकते हैं, काम कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। अब बेड़ा आ चुका है, हमें हमारा संविधान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन जिसकी वो मार्केटिंग करें, जो हमारा मसीहा, हमारा सब कुछ है, उस चीज़ को बिकने नहीं देना।
उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना और वो सपना बाबा साहेब का पूरा करना जो बाबा साहेब ने मिशन देखा था, अपनी चीज़ों को लाना। हमारे बच्चे हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कहीं पे भी जाएंगे तो सर उठा के जाएंगे, सर झुका के नहीं जाएंगे, नज़रें झुका के नहीं जाएंगे। इस प्रण को लेते हैं और अपनी मूवमेंट को रिवाइव करके ऑल इंडिया लेवल पे एक मजबूत संगठन की तैयारी है बनाते हैं और इस मिशन को आगे लेके जाते हैं, अम्बेडकर राइट मिशन। और मुझे वो लोग चाहिए आप लोगों में से जो ना बिकने वाले हो, दैट्स सिर्फ वो लोग चाहिए जो ना बिकने वाले हो। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।